मजनू भाई, डूबकर प्रेम करने वाले तमाम आशिकों का प्रतीक। जब कहीं पे कुछ नहीं था तब मजनू था। बंबई की गलियों में इरावती से प्रेम हुआ। 18 की मासूम उम्र में जालिम जमाने को ये गवारा ना हुआ। इरावती के भाइयों ने सागर से मुलाकात की, जो सागर भविष्य में लोगों की टांग तोड़कर उनके हॉकी के सपने चकनाचूर करने वाला था। उसका हाथ तोड़ डाला, टांग भी। गटर से कॉकरोच रेंगकर बाहर निकलने लगे। उनके पीछे एक आदमी अपनी बची हुई शक्ति को समाहित कर बाहर आ रहा था। अब वो मोहल्ले का सागर नहीं था। उसकी लाल खून से भरी आंखों में डर का निशान नहीं था। चाय की टपरी पर काम करने वाला गोलू दौड़ कर आया, उसका हाथ चूमा और मजनू भाई के नाम के जय घोष लगाने लगा। मजनू अब इलीगल ना होते हुए भी लोगों का दिल तोड़ता था और उन्हें खुद भी तोड़ता था। दिल में कभी जो प्रेम की छाप थी, उसे गहरा करने के लिए मजनू चित्रकारी करता था। ऐसी कलाकारी जो आम जनमानस के चित्त से परे है। घोड़े पर गधे को विराजमान होता देख लोग हंसते, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कैसे मजनू ने पूरी सोशल हायरार्की को ध्वस्त कर दिया। ऐसे ही थे मजनू भाई। मुंबई की गर्मी में भी मोटी पफर जैकेट पहनने वाले, सबकी समझ से दूर। पर कलाकार तो ऐसे ही होते हैं ना, दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं। वेलकम बन गई, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये अफसाना था। सिर्फ ना बनी होती तो किसी की जिंदगी की कहानी लग सकती थी, हकीकत जैसी। जैसे 7 समंदर पार एक आदमी की है, खरबपति है, अतरंगी टाई लगाने वाला रियलिटी टीवी होस्ट था, किम जोंग उन का डियर फ्रेंड, पुतिन का यार। अब आपको चेहरा मोहरा याद आ रहा होगा। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 2020 के चुनाव में हार गए। अब अगले चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। जो बाइडेन के सामने प्री इलेक्शन पोल में उनसे आगे हैं। अगर ट्रंप 2024 का चुनाव लड़ पाए तो उनकी वापसी लगभग तय है। लड़ पाए पर गौर करिए, क्यों? क्योंकि उम्मीदवारी खतरे में है। उनके पुराने कांड बेताल की तरह पीठ पर सवार हैं। ताजा मामला कोलोराडो स्टेट का है। 19 दिसंबर 2023 को वहां की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। तो क्या ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। अमेरिका के बाद इजराइल हमास जंग की तरफ चलेंगे। 75 दिन हो गए, पूरी नाकेबंदी, भीषण हमले के बावजूद हमास कायम है और अब एक रिपोर्ट में पता चला कि उसके पास पैसों की कमी नहीं, वो महीनों जंग लड़ सकता है। पर यह पैसा कहां से आ रहा है? हमास कब तक जंग झेल सकता है? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जिसमें पहले बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका पड़ता है नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में। मेक्सिको और कनाडा के बीचों बीच बसा है। जो मेन नक्शा दिखता है उसमें कुल 48 राज्य हैं। इसके अलावा 2 और हैं, अलास्का कनाडा के पश्चिम में और हवाई प्रशांत महासागर के अंदर। समंदर में इसी द्वीप पर पर्ल हार्बर है, जहां पर दिसंबर 1941 में जापान ने हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। पर्ल हार्बर की कहानी हम आपको विस्तार से बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अमेरिका के पश्चिम में एक चौकोर सा राज्य है, कोलोराडो। पड़ोस में है ओक्लाहोमा, कैंसस, नेब्रास्का, व्योमिंग, एरिजोना, उटा और न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको वो जगह है जहां अमेरिका ने पहला परमाणु बम बनाया था। कोलोराडो आज क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 14वें संविधान संशोधन के तहत डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य करार दिया। किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बार इसको लागू किया गया है। 14वें संशोधन के 3रे सेक्शन में दर्ज है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ विद्रोह में शामिल होता है या दुश्मन की मदद करता है तो वो केंद्र या राज्य में ऐसी किसी जिम्मेदारी वाले पद पर नहीं बैठ सकता। हालांकि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत के साथ इस फैसले को खारिज भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर क्या आरोप है? उनके ऊपर कई मुकदमे एक साथ चल रहे हैं। एक केस है सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने निजी आवास में छिपाने का। दूसरा केस चुनाव में धांधली से जुड़ा है। तीसरा सबसे संगीन कैपिटल हिल में दंगे कराने का। कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी में है। वहां अमेरिकी संसद और सुप्रीम कोर्ट की इमारतें हैं। 6 जनवरी 2021 को संसद का संयुक्त सत्र था इलेक्टोरल कॉलेज की गिनती के लिए। इसमें जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगनी थी। ट्रंप हार स्वीकारने को तैयार नहीं थे। उनके समर्थकों ने तब कैपिटल हिल पर धावा बोला, संसद को बंधक बनाया, हिंसा की जिसमें 5 लोग मरे। बाद में जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई, कईयों को सजा हुई। पर ट्रंप पर आरोप अभी तय हुए। उन पर राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने का इल्जाम लगा। 13 जनवरी को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव भी लाया गया और वहां ये पारित हो गया। जब तक ऊपरी सदन में सेनेट में वोटिंग हुई, ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इसके बाद भी उन्हें संसद की तरफ से राष्ट्रपति के लिए अयोग्य ठहराने की कई कोशिशें हुई इस पद के लिए, पर वहां सफलता नहीं मिली।
फिर देश भर की अदालतों में केस किया गया, मांग लगभग एक जैसी, ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोका जाए। मिशिगन, न्यू हैम्पशायर और मिनेसोटा की अदालत इन याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। मिशिगन में तो कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस राजनीतिक है, फैसला संसद को लेना चाहिए। ये ट्रंप के लिए राहत की बात थी, लेकिन कोलोराडो में उन्हें जबरदस्त झटका लगा। नवंबर 2023 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसले में दो बातें कही। पहली, ट्रंप पर राजद्रोह का आरोप सच साबित हुआ, और दूसरी, 14वां संशोधन राष्ट्रपतियों पर लागू नहीं होता। फिर मामला कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले फैसले को बरकरार रखा और दूसरे को पलट दिया और कहा कोई भी व्यक्ति इससे परे नहीं है, ट्रंप को छूट नहीं मिलेगी। पर इस फैसले में दो पेच हैं। पहला, कोर्ट का फैसला तुरंत लागू नहीं होगा, 4 जनवरी 2024 तक इंतजार करना होगा। ट्रंप ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। और दूसरी बात, फैसले में सिर्फ प्राइमरी इलेक्शन का जिक्र है, मेन इलेक्शन पर कुछ नहीं कहा गया। अमेरिका में हम जानते हैं दो प्रमुख पार्टियां हैं। ट्रंप वाली पार्टी का नाम रिपब्लिकन, चुनाव निशान हाथी। जो बाइडेन वाली पार्टी कहलाती है डेमोक्रेटिक, और उसका चुनाव निशान है गधा। राष्ट्रपति चुनाव में टक्कर इन्हीं दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स में होती है। ये वाला चुनाव होता है चुनावी साल के नवंबर के महीने में। लेकिन मेन इलेक्शन में किस पार्टी से कौन लड़ेगा ये तय करने के लिए अलग से चुनाव कराया जाता है, जिसको प्राइमरी कहते हैं। इसको और सरल ढंग से समझने के लिए हमने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के चेयरमैन चिंतामणि महापात्रा से बात की। पूछा, प्राइमरी इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन में क्या अंतर है और प्राइमरी कराता कौन है? ऐसा है कि अमेरिका में एक ही नेशनल इलेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बाकी सारे लोकल होता है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से होगा, किस ढंग से होगा, प्रोसीजर क्या होगा, इसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा साइलेंट है। तो ये धीरे धीरे एक कन्वेंशन की तरफ से कन्वेंशन हुआ, उनका प्रैक्टिस हुआ, और प्रैक्टिस में पहला स्टेप जो होता है वो नॉमिनेटिंग प्रोसेस होता है कि जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी में कौन लीडर बनेंगे जो कि प्रेसिडेंट पोजीशन के लिए इलेक्शन में खड़े होंगे। तो ये जो नॉमिनेटिंग प्रोसेस होता है बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी में और रिपब्लिकन पार्टी में, वो भी दो तरह का होता है। एक सिस्टम ये है जिसको हम प्राइमरी इलेक्शन बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कॉकस। बहुत सारे स्टेट, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट प्राइमरी इलेक्शन को अपनाया है। वो भी कन्वेंशनली धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ है सिस्टम। उसमें क्या होता है कि प्राइमरी भी दो किस्म का होता है, एक ओपन प्राइमरी, एक क्लोज्ड प्राइमरी। जो ओपन प्राइमरी होता है, अलग अलग स्टेट में आम जनता, अमेरिकन सिटीजन जाके वोट दे सकते हैं कि वो किसको प्रेफर करते हैं, कौन सा कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं। और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है, हर एक स्टेट में उनका पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ डेलीगेट्स होते हैं, वो डेलीगेट नंबर। वो डेलीगेट जब सिलेक्ट हो जाते हैं कि सपोज एक प्राइमरी इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला, तो उसी स्टेट में जितना भी डेलीगेट का जो पोजीशन है उतने डेलीगेट इलेक्ट हो जाएंगे जो कि फाइनली नेशनल कन्वेंशन में जाके वोट करेंगे और उसमें नॉमिनेशन डिसीजन होता है। और जो क्लोज्ड प्राइमरी है, ये तो उसमें डायरेक्टली वोटिंग तो होता है, मगर क्लोज्ड प्राइमरी में ओनली मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर ही वोट दे सकते हैं और आम जनता वोट नहीं दे सकते। और कॉकस जो है उसमें भी कुछ अलग किस्म का होता है। अब पॉलिटिकल पार्टी का जो बॉसेस होते हैं उनका काउंटी में या डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में इकट्ठा होके बातचीत करके एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। कभी कभी इलेक्शन भी हो जाता है, कभी कभी वो खड़े होने के बोलते हैं कि ये कैंडिडेट है, कौन किसके साथ है, खड़े हो जाओ। इस टाइप का सिस्टम है। तो अमेरिका का जो सिस्टम है एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इलेक्टोरल लॉ भी है, रूल भी है और सिस्टम भी है। अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां पर रिपब्लिकन जज बहुमत में है। 3 को तो ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था। जानकार कहते हैं सेंटर वाली सुप्रीम कोर्ट कोलोराडो का फैसला पलट देगी, इसलिए ट्रंप को रोकना मुश्किल है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा, फिर भी ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, तब क्या होगा? क्या कोलोराडो की जनता ट्रंप को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर सकती है? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, अभी जो सिचुएशन है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी हुआ नहीं है। तो अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम के लिए, अमेरिकन पॉलिटिशियन के लिए, अमेरिकन आम जनता के लिए क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, किस दिशा में जाएगा। अगर कोलोराडो का जो डिसीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम उनका बैलेट में भी नहीं रहेगा, मतलब वो नॉमिनेशन प्रोसेस में कोलोराडो का जितने भी डेलीगेट हैं वो पहले जाके कन्वेंशन में, नेशनल कन्वेंशन में, वो नेशनल कन्वेंशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप को मेजोरिटी डेलीगेट्स मिल जाते हैं तो वो डेफिनेटली एक कैंडिडेट बनेंगे। मगर इसका जो असर है किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल इसीलिए है कि हो सकता है
कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बाद और कोई स्टेट में भी ऐसा केस आ जाएगा और वो भी कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के साथ चले जाएंगे, तो एक स्टेट नहीं मल्टीपल स्टेट में भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर ऐसे डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो कंटेस्ट कर पाएंगे नहीं पाएंगे, किसी को भी मालूम नहीं है। तो अभी एक एक काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जो अमेरिका अभी जूझ रहा है कि इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि आज तक सेक्शन 3 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट 14 कोई भी स्टेट लागू नहीं किया था। पहली बार कोलोराडो ने उसको लागू किया है। एक और बात, कोलोराडो स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन को ट्रंप से 13% ज्यादा वोट मिले थे। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जटिल है, हर स्टेट अपने तरीके से वोट करता है। अंत में उन्हें एक विजेता देना होता है। जिस स्टेट में जिसको ज्यादा वोट मिला, पूरा इलेक्टोरल वोट उसी उम्मीदवार के खाते में चला जाता है। विनर टेक्स इट ऑल। इलेक्टोरल वोटर्स पार्टियों के प्रतिनिधि होते हैं जो वोटों की गिनती पूरी होने के बाद संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगर ट्रंप कोलोराडो में नहीं भी लड़ते, फिर भी उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, पर इसको आसानी से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। कई और राज्य हैं जहां पर मुकदमे चल रहे हैं। अभी तक अदालतें 14वें संशोधन का इस्तेमाल करने से बच रही थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने वो कमी पूरी कर दी। अब जहां कहीं सुनवाई होगी वहां इस फैसले को ध्यान में जरूर रखा जाएगा। कोलोराडो कोर्ट का फैसला ट्रंप के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, उनके पास अभी क्या विकल्प है, जानते हैं। कोलोराडो एक ही स्टेट है अमेरिका, उसमें 50 स्टेट है और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, वाशिंगटन डीसी। तो 50 स्टेट में से एक ही स्टेट है। वो हर एक स्टेट में एक एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये सिर्फ एक ही स्टेट का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जनवरी 6, 2021 में जिस तरह से एक रेबेलियन हुआ था, इंसरेक्शन हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप उस टाइम प्रेसिडेंट थे और उसको सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड हैं, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ अमेंडमेंट 14 टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर रेबेलियन किया है, पार्टिसिपेट किया है, वो अमेरिका में कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ये सिर्फ कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और इस टाइप का केस और कई सारे स्टेट में भी हुए थे, जैसे डेनवर में पहले हुए थे। डेनवर में सुप्रीम कोर्ट ने डेनवर का कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्वालिफाइड है। और उधर न्यू हैम्पशायर में भी ऐसे केस हुए थे, मिशिगन में भी ऐसे केस हुए थे। मगर दूसरे स्टेट में कोई डिसीजन नहीं हुआ। कोई स्टेट बोला कि वो क्वालिफाइड है, कोई स्टेट बोला कि हम डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि एक पॉलिटिकल इशू है। मगर कोलोराडो में एक डिसीजन ले लिया कि वो क्वालिफाइड नहीं है। मगर फिर आपको समझना होगा कि ये जो जजमेंट है ये अमेरिका का फाइनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में नहीं है। सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का जो प्राइमरी इलेक्शन होगा, जिसमें नॉमिनेटिंग प्रोसेस में लोग डेलीगेट्स को वोट करेंगे, उसमें इन डोनाल्ड ट्रंप का नाम बैलेट में नहीं रहेगा। अगर बैलेट में नहीं रहेगा तो इसका असर क्या हो सकता है? ये पहला तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इमीडिएटली जब ये वर्डिक्ट आ गया और रिपब्लिकन पार्टी पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप का कैंपेन ने ये अनाउंस कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में और एक इम्पॉर्टेंट केस पेंडिंग है, जिसमें एक जो प्रोसिक्यूटर ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी एक हियरिंग करिए और ये बताइए कि एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में हम क्रिमिनल चार्जेस में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या उनके पास एक इम्यूनिटी है, वो नहीं कर सकते। तो ये जब दो केस मिल जाएगा तब फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसी बेसिस पे इलेक्शन आने वाले दिनों में होगा। इसमें पॉलिटिकल एंगल और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंगल ये है कि कोलोराडो कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बहुत सारे मेंबर को कौन सेलेक्ट किया था, अपॉइंट किया था, डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया। और सुप्रीम कोर्ट का अमेरिका में जो मेजोरिटी जजेस हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। सो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोर्ट भी खींच के एक पॉलिटिकल एंगल में जा रहा है। जैसे अमेरिकन मीडिया भी है, उनको काफी आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेते हैं अमेरिकन मीडिया। अगले राष्ट्रपति चुनाव के दो बड़े उम्मीदवार हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से बाइडेन दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं, पर दोनों को ही रेस से बाहर करने की कोशिश हो रही। बाइडेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी, जबकि ट्रंप अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। क्या अमेरिका में ऐसा पहले भी हुआ है? अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पहले भी केसेस आए हैं। जैसे 2000 में जॉर्ज बुश जीते या अल गोर जीते, वो काफी समय तक वो कोर्ट में लड़ाई चली है। फ्लोरिडा कोर्ट का जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनली नकार दिया और जॉर्ज बुश को हैंड ओवर कर दिया और विक्ट्री। बट अभी जो हो रहा है ये इसका
क्वालिटी अलग है, उसका इंटेंसिटी अलग है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, डजन सब क्रिमिनल चार्जेस हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं। और जनवरी 6 2021 में जो इंसिडेंट हुआ उसको कोई इंसरेक्शन कहते हैं, एक रेबेलियन कहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व है। तो ये थोड़ा सा हटके है। अभी जो बाइडेन के खिलाफ भी एक कोशिश जारी है कि उनको इम्पीच करें। और इस तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे फेस ही कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ऐसा सिचुएशन कभी अमेरिका में नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। कोलोराडो कोर्ट के फैसले पर क्या रिएक्शंस आए? ट्रंप ने कहा ये मेरे लिए सम्मान की बात है। रिपब्लिकन पार्टी के ही विवेक रामास्वामी ने कोलोराडो के प्राइमरी इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लिया। इस एपिसोड की शूटिंग तक जो बाइडेन का कोई बयान इस प्रकरण पर नहीं आया था। अमेरिका का चैप्टर अब यहीं रोकते हैं और इजराइल हमास जंग का रुख करते हैं। आज 20 दिसंबर 2023 है, इजराइल हमास जंग का 75वां दिन। इस वक्त इजराइल की ग्राउंड फोर्स पूरी गाजा पट्टी में ऑपरेशन चला रही है। हवाई हमला बदस्तूर जारी है। गाजा में लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन ठिकानों को हमास का गढ़ कहा जा रहा था, वहां पर इजराइल का कंट्रोल है। इसके बावजूद हमास का समूल नाश नहीं हुआ। इजराइल सरकार कहती है अभी कई महीने और लग सकते हैं और इसकी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास के पास पर्याप्त पैसे और हथियार पहले से हैं और तो और उनकी सीक्रेट फंडिंग भी बदस्तूर जारी है। कनाडा की एक कंपनी है इनसाइड थ्रेट इंटेलिजेंस। ये कंपनी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसलों पर काम करती है और उसके आधार पर सरकारें नीतियां भी बनाती हैं। इस ग्रुप की प्रेसिडेंट जेसिका डेविस ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि हमास आर्थिक रूप से अभी मजबूत है। पिछले एक दशक में उसने बड़ा नेटवर्क तैयार किया, कई देशों में इन्वेस्टमेंट और कमाई के स्रोत तैयार किए। अधिकतर निवेश छोटी मोटी इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट में हुआ। तुर्की, सूडान और अल्जीरिया जैसे देशों में ये निवेश हुआ। हमास की कमाई का एक और जरिया है दुनिया भर से मिलने वाला डोनेशन। इस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जंग के बाद डोनेशन में कोई कमी आई भी नहीं है। इसके अलावा हमास को ईरान से भी सपोर्ट मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान से हमास को हर साल 800 करोड़ रुपए मिलते हैं। ये पैसा ईरान बैकडोर से भेजता है, मसलन क्रिप्टो करेंसी के जरिए, कैश से भरे सूटकेस या फिर विदेशी बैंकों से ट्रांसफर। एक बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए भी भेजा जाता है। 2006 में गाजा पट्टी का कंट्रोल हमास के पास आया। वहां के बजट पर भी कंट्रोल आया। गाजा पट्टी का सालाना बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। ये पैसा कतर और दूसरे देशों से आता है, सरकारी स्टाफ को सैलरी देने और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। पर इसको खर्च कैसे किया जाएगा, ये हमास ने तय किया। आरोप लगते हैं कि हमास ने इन पैसों से हथियार खरीदे, सुरंगें बनवाई और अपनी मिलिट्री क्षमता बढ़ाई। इजराइल के खिलाफ जंग में ये सामने दिख भी रहा है। आज की दुनियादारी में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।